हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपनी प्यारी सी YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। और हमारे इस प्यारे से कोर्स के अंदर जिसमें हम लोग पूरा 11th का पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं फॉर नीट एंड जेई मेंस। तो इस सिलसिले में आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसका नंबर मैंने रखा है चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है वेक्टर्स। एक्चुअल में आप अगर कहो कि सर फिजिक्स की मैथ्स क्या है, तो वह है वेक्टर की मैथ्स। आप फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में डील करोगे और उनमें से काफी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, फील्ड एटसेट्रा, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। अब वेक्टर क्वांटिटीज का जो बिहेवियर है वो बहुत अलग होता है। वेक्टर क्वांटिटीज को अलग तरीके से जोड़ा जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज को अलग तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। नॉर्मली नंबर्स को जोड़ना, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हमने सीखा है, बट वेक्टर्स को जोड़ना, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना और उसका फिजिक्स के सेंस में मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत ज्यादा हैंडी हो सकता है। तो अगर आप वेक्टर से शुरू में ही दोस्ती कर लोगे तो ये जो दोस्ती है ये आपको बहुत बार हेल्प करेगी थ्रू आउट फिजिक्स। इसलिए हमने चैप्टर नंबर 3 डेडिकेट किया है वेक्टर्स को और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो इन केस अगर आपका कोई दोस्त आपसे पूछ रहा हो कि यार कोई ढंग की जगह नहीं मिल रही, ढंग के टीचर नहीं मिल रहे फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो दिस इज अ गुड पोजीशन। आप इस लेक्चर से अपने दोस्त को रिकमेंड कर सकते हो कि भैया अब कंटिन्यू सर के लेक्चर्स देखो और सर के साथ साथ अपनी नीट और जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। राइट, क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर? हम लोग सबसे पहले बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, वेक्टर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, एंड इफ टाइम विल अलाउ पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ये सब कुछ हम आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो YouTube के ऊपर इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, उनका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर क्या ये लेक्चर्स हमारे नीट और जेई के सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है? तो उनको मैं एक बार जवाब देना चाहूंगा कि अगर बात करी जाए बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, मतलब आपको मान लो कोई अच्छा टीचर नहीं मिला या फिर आप जहां से जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो वहां से आपको फिजिक्स समझ में ही नहीं आ रही, टॉपिक्स ही नहीं समझ में आ रहे, तो अगर बात करी जाए बेसिक अंडरस्टैंडिंग की तो ऑब्वियसली हमारे लेक्चर्स, और अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पाते हो, मेरी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लगती है, तो ऑब्वियसली हमारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि इन लेक्चर्स के अंदर मैं सब कुछ कवर कर रहा हूं दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। लेकिन अगर सिलेक्शन की बात करते हो तो सिलेक्शन के लिए तो भैया और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा रोल होता है प्रैक्टिस का, गाइडेड प्रैक्टिस का, जो कि आप मेरी डीपीपीस के थ्रू कर सकते हो। आपको लाइव मेंटोरशिप की जरूरत होगी, डाउट्स वगैरह आएंगे, आप मुझसे लाइव बात कर सको, डाउट्स रिजॉल्व कर सको, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप कर सको मेरे साथ साथ में, तो एक लाइव मेंटोरशिप की आपको आवश्यकता होगी। और कहीं ना कहीं पर आप टेस्ट वगैरह, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रिपरेशन, आपके सिलेक्शन की जर्नी के अंदर। अब समस्या ये है कि YouTube पर सिर्फ वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो वीडियोस की फॉर्म में या लाइव क्लासेस की फॉर्म में मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करवा सकता हूं। अगर आपको डीपीपीस प्रोवाइड करवानी है, अगर आपसे लाइव इंटरेक्ट करना है ताकि आप भी मुझसे बात कर सको, चैट के थ्रू नहीं, बात कर सको, राइट, तो ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल नहीं है यूट्यूब के ऊपर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है, तो मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है www.physicsman.in और इस वेबसाइट के ऊपर आपको सारे के सारे लेक्चर्स इन सीक्वेंस लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको सारी डीपीपीज मिल जाएंगी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। उन डीपीपीज का सॉल्यूशन, डीपीपीज डिस्कशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, डाउट्स वगैरह, लाइव मेंटोरशिप वगैरह, सब कुछ जो कि सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको एक ही प्लेस के ऊपर मिल जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वेबसाइट एंड इफ यू आर सीरियस डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट के ऊपर आपको मुझे फॉलो करना है। यूट्यूब के ऊपर आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट सिलेक्शन चाहते हो
तो वेबसाइट के ऊपर आपको मेरे इस कोर्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये एक जानकारी उन नए बच्चों के लिए जो कि शायद हो सकता है पहली बार मेरा कोई लेक्चर देख रहे होंगे, उनको होना चाहिए पता कि मेरी एक वेबसाइट भी है जहां पर आपको और भी चीजें मिल जाती है, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि सर वेक्टर और स्केलर ये दो अलग अलग तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज है, इनका डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बहुत बेसिक डिफरेंस है दोनों का, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पिछले चैप्टर के अंदर, वो जिन्हें मेजर किया जा सकता है। इनको दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। पहली कैटेगरी कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज, पहली कैटेगरी कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी कैटेगरी कहलाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज, दूसरी को अपन कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या डिफरेंस है सर? यहां पर इस क्वांटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके मैग्नीट्यूड के अंदर होती है, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी आवश्यकता है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है। इसका अमाउंट हमें पता पड़ गया, इसके बारे में हमें सब कुछ पता पड़ गया। ये क्वांटिटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि इन क्वांटिटीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें अगर चाहनी हो तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, अमाउंट तो आपको चाहिए ही चाहिए ऑब्वियसली, राइट, लेकिन इसके साथ साथ आपको चाहिए डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन आप इन क्वांटिटीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है राजू, और मैंने उसके ऊपर 5 न्यूटन का धक्का लगाया। मैंने आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है, मैंने अमाउंट बताया है बस फोर्स का, कि मैंने उसके ऊपर 5 न्यूटन का धक्का लगाया। अब आपको मुझे बताना है कि मैंने जो फोर्स लगाया है उसका इफेक्ट क्या होगा। भाई आपको लगता है कि मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी, तो आप मुझे बताओ कि मेरा दोस्त मुंह के बल गिरेगा, पीठ के बल गिरेगा, जमीन में धंस जाएगा या आसमान में उड़ जाएगा। आप बोलोगे यार ये तो हम बता ही नहीं सकते। ये तो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक आप हमें ये ना बता दो कि आपने धक्का या फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है। तो पड़ गई हमें डायरेक्शन की जरूरत। फोर्स की या फोर्स का जो इफेक्ट है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर हमें जाननी है तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इफ देयर इज अ नीड ऑफ डायरेक्शन, किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप जब डिफाइन कर रहे हो, उसको जब समझने की कोशिश कर रहे हो, एंड इन दैट प्रोसेस यू नीड इट्स डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन आप उसका इफेक्ट नहीं पता लगा पा रहे क्या होने वाला है, देन यू शुड कंक्लूड दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहां पर जानबूझ के लिए मैग्नीट्यूड डॉट डायरेक्शन लिखा है बेटा। बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जो कि गलत है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत है, इसीलिए आप मेरी तरीके से ही नोट्स बनाते हुए चलना। वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड को हमेशा मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, आगे आप लॉजिक गेट्स की फॉर्म में भी इसको समझोगे, ठीक है ना। चलो ये पहला डिफरेंस हो गया। तो एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में। अगर हम स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स की बात करें तो मास जो है, मास वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क या कह लो एनर्जी ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। और अगर वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल लिया जाए तो बहुत सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है,
जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सब आपके वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल हो गए। अच्छा, और आगे चलते हैं और थोड़ा सा इस डिफरेंस को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो आप दो स्केलर क्वांटिटीज को कंबाइन कर रहे हो, उनका कंबाइंड इफेक्ट जानने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको उनको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, एडिशन ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि यार यहां से एक करंट आ रही है इस वायर के अंदर 5 एम्पियर, और यहां से एक करंट आ रही है इस वायर के अंदर ये 10 एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है। तो बताओ जो तीसरा वायर है, ये वाला जो वायर है, इसमें टोटल कितनी करंट फ्लो होगी। या फिर एक एग्जांपल लूं मैं बॉक्स का, कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, यहां से मैंने 5 किलोग्राम का सामान रखा है, ठीक है, और यहां से मैंने 2 किलोग्राम का सामान रखा है। तो बताओ बॉक्स का टोटल सामान कितना होगा। एक और एग्जांपल ले लो, ऐसा ही बॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो मैंने कहा कि यहां से मैंने 10 गुलाम का चार्ज रखा और यहां से मैंने -4 गुलाम का चार्ज रखा, तो बताओ बॉक्स का टोटल चार्ज कितना होगा। इन सारे सवालों के जवाब तुम दे सकते हो। अगर ये क्लास लाइव होती तो आप जवाब देना स्टार्ट भी कर देते, और वही डिस्ट्रैक्शन होता है, बच्चे सुनते नहीं है, पहले जवाब करना स्टार्ट कर देते हैं। समझो, अब ध्यान से समझना कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इन सब में आपको पता है कि जो फाइनल आंसर आप देने वाले हो उसके लिए आप एल्जेब्रिक एडिशन का यूज करोगे। कौन से एडिशन का यूज करोगे? आप एल्जेब्रिक एडिशन का यूज करोगे, जो हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है, वही वाला एडिशन, नंबर्स को ऐड करना सबको आता होगा। आप बता दोगे कि यहां पर 5 है, यहां पर 10 है, तो यहां पर टोटल कितनी करंट जाएगी? 15 एम्पियर की करंट जाएगी। इधर से 5 किलोग्राम डाला, इधर से 2 किलोग्राम डाला, तो टोटल मास कितना हो जाएगा आपका? टोटल मास जो है वो हो जाएगा आपका 7 किलोग्राम, ठीक है। यहां से 10 गुलाम का चार्ज डाला, यहां से -4 गुलाम का डाला, तो यहां पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका? टोटल चार्ज हो जाएगा आपका 10 और -4 को ऐड करोगे तो 6 गुलाम का आपका टोटल चार्ज हो जाएगा। तो आप मल्टीपल स्केलर क्वांटिटीज का, मतलब मल्टीपल स्केलर क्वांटिटीज आप अप्लाई कर रहे हो एक बॉक्स के अंदर, जैसे मल्टीपल आपने मासेस रख दिए या मल्टीपल चार्जेस रख दिए, या एक ब्रांच के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस से करंट आके मिल रही है। इन सब एग्जाम्पल में आपने किस एडिशन का यूज किया? आपने एल्जेब्रिक एडिशन का यूज किया। बहुत सिंपल, ठीक है। लेकिन जब सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप वेक्टर्स के साथ में डील करते हो, तो क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो प्रोसीजर आसान नहीं होता, प्रोसीजर आसान नहीं होता। आप अगर इस बॉक्स के ऊपर, आप अगर इस बॉक्स के ऊपर, ये एक बॉक्स है, ठीक है, आप अगर इस बॉक्स के ऊपर इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, ठीक है, और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका? नेट फोर्स जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा 10 न्यूटन। आप बोलोगे सर सेम ही तो है, अभी भी तो आपने 5 + 5 10 किया है। बट वेट माय फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुको। अगर आप यही दोनों फोर्सेस अलग डायरेक्शन में लगाओगे, मान लो सिमिलर बॉक्स लिया आपने, सिमिलर बॉक्स लिया आपने, ठीक है, अब की बार आप क्या कर रहे हो? एक फोर्स तो लगा रहे हो इसको धकेलने के लिए, ठीक है, 5 न्यूटन का, और एक फोर्स लगा रहे हो इसको वापस से अपनी तरफ खींचने के लिए 5 न्यूटन का। एक धक्का लगाया जा रहा है और एक वापस से खींचा जा रहा है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ नेट फोर्स कितना होगा, अब बताओ नेट फोर्स कितना होगा, तो अब आपका आंसर अलग आएगा। अब 5 + 5 10 नहीं आएगा, अब आपका आंसर अलग आएगा। कितना आ जाएगा? 0 न्यूटन आ जाएगा। अरे बाप रे, दो वेक्टर्स को, सिमिलर वेक्टर्स है, सिमिलर ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने अप्लाई किया है, बट जैसे डायरेक्शन चेंज हुई आपका आंसर चेंज हो गया। ऑब्वियसली होना था, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में डील कर रहे हैं और वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। एक और एग्जांपल लो इसका,
मान लो आपका यही वाला बॉक्स है, ठीक है, यही वाला बॉक्स है, ठीक है, और इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स आप लगाते इधर से, है ना, और 5 न्यूटन का फोर्स लगाते आप इधर से, ठीक है, मतलब दो बराबर ताकत वाले पहलवान, एक इसको धकेलना चाहता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक उतनी ही ताकत का पहलवान धकेलना चाहता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आप सबको पता है ना इसकी चलेगी ना इसकी चलेगी, दोनों की ताकत बराबर है, तो कहीं बीच में आपको जाता हुआ नजर आएगा ये। तो नेट फोर्स जो होगा वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगा और इसका मैग्नीट्यूड मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, बट अभी आप मेरी बात मान लो, 5√2 न्यूटन होगा। तो आप देख रहे हो यार यहां पर वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कोई अलग ही काम हो रहा है, कोई अलग ही चीज चल रही है। जब ऐसे लग रहे हैं तो 10 आ रहा है, जब ऐसे लग रहे हैं तो 0 आ रहा है, जब ऐसे लग रहे हैं तो ये आ रहा है, जब कुछ और लगेंगे तो और आएगा। कुछ अलग काम चल रहा है, अभी हमें नहीं पता क्या काम चल रहा है, बट उसको बोला जाता है वेक्टर एडिशन। उसको क्या बोला जाता है? वेक्टर एडिशन बोला जाता है। ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर एडिशन बोलते हैं। खासकर ये वाला पॉइंट इसलिए बताना जरूरी है कि बच्चों को करंट जो है, करंट वो वेक्टर क्वांटिटी नजर आती है। बच्चों को लगता है कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि दो ब्रांचेस की करंट को ऐड करने के लिए स्टिल हम कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं? एल्जेब्रिक एडिशन यूज कर रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए। नाउ आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब वेक्टर्स के बीच में और स्केलर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और अब थोड़ा इंटरेस्ट भी आया होगा, यार वेक्टर तो बड़े इंटरेस्टिंग है, वेक्टर्स के अंदर तो दो वेक्टर्स को ऐड करना ही बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ नया हमें सीखने को मिलने वाला है, और जो आप सीखोगे ना वो आपके फिजिक्स के अंदर बहुत काम आएगा। लेकिन 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 वहां तक पहुंचने से पहले अब वेक्टर्स को थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। स्केलर्स को हमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्केलर्स को तो नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और नंबर्स के साथ में खेलना हमें आता है। हमें नंबर्स को ऐड करना आता है, नंबर्स का डिफरेंस करना आता है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आता है, सब कुछ आता है। बट वेक्टर का एडिशन अलग तरीके से हो रहा है, आगे जाके आप देखोगे मल्टीप्लीकेशन भी अलग तरीके से होगा। वाई? बिकॉज डायरेक्शन इज इन्वॉल्व। तो ये जो वेक्टर है इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, वेक्टर्स की एबीसीडी समझ लेते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे अपन? सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि वेक्टर्स को ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस बोर्ड की बात करो या अपनी नोटबुक की बात करो, ठीक है, तो आपके पास में 6 जानी पहचानी डायरेक्शंस है, ठीक है ना। आपके पास में 6 नोन डायरेक्शंस है, उनका नाम आप जानते हो, ठीक है, उनका नाम कम से कम आप जानते हो। कौन कौन सी है? कौन कौन सी है इस बोर्ड के अंदर मैं बात करूं तो आप ऐसे बना सकते हो कि सर ये वाला जो पॉइंट है, यहां से जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है उसको तो मैं जानता हूं, इसको क्या कहते हैं अपन? नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। जो डायरेक्शन इधर की तरफ जा रही है इसको भी मैं जानता हूं, इसको अपन कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन। जो इसके अपोजिट जा रही है इसको अपन कहते हैं वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और जो नीचे जा रही है नॉर्थ के अपोजिट उसको अपन कहते हैं साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो आपकी प्लेन में हो गई डायरेक्शन जिनका नाम आप जानते हो, जिनको आप जानते हो। अगर मैं कहता नॉर्थ डायरेक्शन तो सब बच्चे बना देते नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अपन इसी का फायदा उठाएंगे। अब बोलोगे सर ये तो 4 ही हुई, आपने गलती से 6 लिख दिया क्या? नहीं, 2 डायरेक्शंस और हैं जिनको आप जानते हो। एक डायरेक्शन है जिसको अपन कहते हैं डायरेक्शन गोइंग इनवर्ड्स। क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्शन गोइंग इनवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू डी प्लेन। एक तो ये डायरेक्शन होगी, और एक और डायरेक्शन ऐसी की ऐसी है जिसे हम जानते हैं, दैट इज डायरेक्शन कमिंग आउटवर्ड्स। डायरेक्शन कमिंग आउटवर्ड्स
ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। जिस प्लेन के ऊपर आप ये डायरेक्शंस ड्रॉ कर रहे हो उस प्लेन की परपेंडिकुलर है दोनों डायरेक्शन। तो जैसे एरो आपने ऊपर बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, वैसा ही एक एरो आपको बनाना है ऐसे बोर्ड के अंदर जाता हुआ, जाता हुआ। सोचो, ये वो रामायण वाले एरो याद करो, आगे नुकीला नोक होता था, सिरा होता था और पीछे फीदर्स, पंख लगे हुए होते थे। तो अगर कोई तीर ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहा है तो तुम्हें सिर्फ उसका पीछे वाला हिस्सा दिखाई देगा, वो पंख दिखाई देंगे तुम्हें क्रॉस बनाते हुए, राइट। इसलिए जो डायरेक्शन गोइंग इनवर्ड्स है, इसका हमने सिंबल क्या बनाया है, इसका हमने सिंबल बनाया है क्रॉस। इसका हमने सिंबल बनाया है क्रॉस। और अगर कोई तीर बोर्ड से आपकी तरफ आ रहा होगा तो आपको सिर्फ सामने की टिप नजर आएगी, इसका नोक, इसका सिरा नजर आएगा आपको, यानी कि हमें ऐसा कुछ नजर आएगा। तो इसका हमने सिंबल बनाया है सिर्फ डॉट। ये सिंबल भी हमने बड़े ध्यान से बनाया। तो ये 6 डायरेक्शंस हैं जो कि आपकी जानी पहचानी डायरेक्शंस हैं, जो कि आपकी जानी पहचानी डायरेक्शंस हैं। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले तो इन डायरेक्शंस का नाम रख लिया, ठीक है। इसका नाम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये सब कुछ हमने नाम रख लिया। और अगर सिंपल करना है आपको तो आप इनका मैथमेटिकल नाम भी रख सकते हो। जैसे आपने नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसको कहना स्टार्ट कर दिया जे कैप। क्या कहना स्टार्ट कर दिया आपने इसको, स्मॉल जे कैप, ठीक है। इसको आपने कहना स्टार्ट कर दिया स्मॉल जे कैप, ठीक है। अगर ये स्मॉल जे कैप है तो मैथमेटिक्स में जो उल्टी चीज है उसको नेगेटिव साइन लगा के काम चला लिया जाता है। तो अब इसका नया नाम रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको कहा जाएगा माइनस जे कैप। ऐसे ही इसका नाम हमने रखा आई कैप, ठीक है। तो इसकी जो उल्टी डायरेक्शन है उसका नया नाम रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हमने कहना स्टार्ट कर दिया माइनस आई कैप। ये जो डायरेक्शन है ये जो डायरेक्शन है जो बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, इसको हमने कहना स्टार्ट किया के कैप। तो इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है जो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है उसका हमने नाम रख दिया माइनस के कैप। तो ये और फायदा हो गया भाई, अब हमारे पास में 3 ही चीजें रह गई, आई कैप, जे कैप और के कैप। जो उल्टी डायरेक्शन होगी उसको माइनस लगा के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर वेक्टर्स को ड्रॉ कैसे किया जाए। अब आपके पास में एक तरीका आ गया, जैसे इस प्लेन में जो वेक्टर होंगे वो तो आप बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करेंगे सर, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है, आपको एक फोर्स ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको ऑलरेडी पता है कि ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, तो आप ऐसे एक 10 न्यूटन का फोर्स, जो है यहां पर आप क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो इसको देखते ही आपको पता पड़ गया कि ये जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन के अंदर है, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है। कितना आसान तरीका है। तो वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एरो का यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। मैंने कहा ड्रॉ 20 न्यूटन फोर्स, इन वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप क्या करो, 20 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ करो। तो आप वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो आपने ऐसे ड्रॉ किया। अब इस वेक्टर को देख के, ठीक है, इसके टिप को देख के आपको ये तो पता पड़ गया कि यार ये है तो वेस्ट डायरेक्शन में, बट ये 20 न्यूटन है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आप कहोगे कि यार ये इसका डबल है, तो अपन क्या करते हैं, डबल लेंथ के एरो बना देते हैं। तो मैंने इसकी जस्ट डबल लेंथ के एरो बना दी यहां पर। तो अब बिना कहीं आपको पता पड़ जाएगा,
अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं तो भी आपको पता पड़ जाएगा कि बताओ ये एरो किस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोलोगे सर एक ऐसे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड इसका डबल है, मतलब कितना है 20 न्यूटन, और जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। तो अब हमें समझ में आ गया कि वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए एरो का यूज किया जाता है। खासकर जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके जो वेक्टर्स है उनको एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो टिप ऑफ एरो है, जो टिप ऑफ एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो करती है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, ठीक है। और इसमें जो लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो वो किसके प्रोपोर्शन के अंदर होती है, वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन के अंदर होती है। वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आया समझ में। जैसे मान लो अगर मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया होता, मैंने एक और एग्जांपल दिया होता आपको कि ड्रॉ अ फोर्स, ड्रॉ अ फोर्स कितना ऑफ 15 न्यूटन, 15 न्यूटन इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, एक 15 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ करना है। तो साउथ वेस्ट मतलब जो साउथ से और वेस्ट से बराबर एंगल बनाती हो वो डायरेक्शन अपनों को लेनी है। तो अपनों को इस डायरेक्शन के अंदर एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा। ये ध्यान रखेंगे कि इसके कंपैरिजन में इसकी लेंथ जो है वो लगभग 1.5 गुना हो, लगभग 1.5 गुना हो, ठीक है। इसके कंपैरिजन में इसकी लेंथ कितनी हो जाए, लगभग 1.5 गुना हो जाए। तो ये ओवरऑल किसको रिप्रेजेंट करेगा, 15 न्यूटन का फोर्स विच इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ऐसे हम जो प्लेन ऑफ पेपर के वेक्टर्स हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करना हमें अच्छे से आ गया, लेकिन इसकी समस्या भी आपको पता पड़ गई होगी कि सर ये वाला जो तरीका है ये तो सिर्फ उन्हीं वेक्टर्स पर लागू होगा जो कि आपके प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है। जो वेक्टर प्लेन ऑफ पेपर से उठ के बाहर आ रहा है उसको तो आप ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को हमने रिकॉग्नाइज किया और हमने बोला मारो गोली इस तरीके को। हम एक नया तरीका बनाते हैं, हम मैथ्स का यूज करते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और उसमें हमने कोई नया तरीका डेवलप नहीं किया, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यार यहां पर हमने जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बनाई है ये ऑलरेडी किससे मिलती जुलती है, ये ऑलरेडी एक्स और वाई एक्सिस से मिलती जुलती है। और जो हमने ये दोनों डायरेक्शंस बनाई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऑलरेडी हम 3 डायरेक्शंस का यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। क्योंकि जो भी डायरेक्शन होगी वो होगी तो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। तो हमने देखा कि यार 3 डायमेंशनल स्पेस को कौन रिप्रेजेंट करता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि हमारे वेक्टर्स को भी कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अब हम इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर पहुंच चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर पहुंच चुके हैं कि वेक्टर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सबको पता होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो ध्यान से सीखना। इसमें जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है नॉर्मली उसको एक्स डायरेक्शन लिखा जाता है। जो वर्टिकल डायरेक्शन है नॉर्मली इस वर्टिकल डायरेक्शन को लिखा जाता है वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये अपोजिट ऑफ एक्स लिखी जाएगी माइनस एक्स डायरेक्शन, ये अपोजिट ऑफ वाई लिखी जाएगी माइनस वाई डायरेक्शन। और जो बोर्ड से बाहर आ रही है और जो बोर्ड के अंदर जा रही है डायरेक्शन, उसको अगर 3 डायमेंशनल ड्राइंग में बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बना सकता हूं, इस तरीके से, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल ड्राइंग करने का तरीका होता है। तो आपको ये फील दिलाता है कि हाँ यार ये जो डायरेक्शन है ये बाहर निकल रही है, मतलब ये z डायरेक्शन हो गई और ये आपकी माइनस z डायरेक्शन हो गई। तो ऐसे 3 एक्सिस का यूज किया जाता है और तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहलाता है ओरिजिन। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन, ठीक है। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें ध्यान रखना बेटा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है
कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अगर आप एक्स से वाई की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाओगे तो अंगूठा जो होगा ना वो पॉजिटिव जेड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आप ये भी तो कह सकते थे ना कि सर आपने इसको पॉजिटिव जेड क्यों नहीं लिया, इसको क्यों लिया। तो एक कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं कि एक्स और वाई, ठीक है, अगर आप एक्स से वाई की डायरेक्शन में जाओगे तो उंगलियां किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगी, पॉजिटिव जेड। अगर आप वाई से पॉजिटिव जेड की तरफ जाओगे तो उंगलियां किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगी, पॉजिटिव एक्स। और अगर आप जेड, जेड आ रहा है बाहर, तो जेड से एक्स की तरफ उंगलियां घुमाओगे तो उंगली किसकी तरफ, अंगूठा किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, वाई की तरफ। तो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है इन तीनों एक्सेस का ऑर्डर। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज हो गई हमारी, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सर इसके थ्रू वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम इन तीन डायरेक्शंस का नाम रख चुके हैं कम से कम। हम एक्स डायरेक्शन का नाम रख चुके हैं आई कैप, हम माइनस एक्स डायरेक्शन का नाम रख चुके हैं माइनस आई कैप, हम वाई डायरेक्शन का नाम रख चुके हैं जे कैप, और इसका नाम रख चुके हैं माइनस जे कैप, हम इसका नाम रख चुके हैं के कैप, और हम इसका नाम रख चुके हैं माइनस के कैप। ऐसे हमने इन डायरेक्शंस का नाम रख दिया है। तो अब इन जनरल किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन तीनों डायरेक्शंस का यूज करेंगे हम लोग। कैसे यूज करेंगे, चलो एक वेक्टर ले लेते हैं सैंपल के तौर पर। तो मैंने मान लो ये कोई एक वेक्टर लिया जो कि ओरिजिन को किस पॉइंट से मिला रहा है, ओरिजिन को एक पॉइंट से मिला रहा है जिसके तीन कोऑर्डिनेट हैं, ax, ay एंड az। ये तीन कोऑर्डिनेट। सब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स का लिटरल मीनिंग होता है जो दिशा दिखा दे। तो ये तीन नंबर जो है ना, ये हमें ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने की दिशा दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, देखो अगर मुझे यहां से इस पॉइंट पर पहुंचना है तो सबसे पहले कौन सा नंबर आया, ax। मतलब मुझे इतनी डिस्टेंस किसके अलोंग चलनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग चलनी पड़ेगी। मतलब इतनी डिस्टेंस जो है वो मैं चलूंगा कैसे, इतनी डिस्टेंस में चलूंगा हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल। यहां तक आ गया मैं, यहां तक आ गया मैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल चलते चलते कितनी डिस्टेंस में चला, ax डिस्टेंस में एक्स एक्सिस के पैरेलल चला, ठीक है। फिर सर ये दूसरा वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये y एक्सिस के पैरेलल रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, z के रिप्रेजेंट करेगा। z के पैरेलल कितना चलता है, मैं जैसे पहले तीसरे नंबर को बताता हूं, az इतनी डिस्टेंस हमें चलनी है z के पैरेलल। तो देखो मैं 3 डायमेंशनल डायग्राम बना रहा हूं, तो मैं z के पैरेलल चल रहा हूं, तो मैं z के पैरेलल, ये z एक्सिस है ना, इसके पैरेलल में चला, ठीक है। थोड़ा और ढंग से मैं बना देता हूं, थोड़ा और ढंग से मैं बना देता हूं, बिल्कुल पैरेलल चलना है अपनों को, ठीक है। तो यहां पर आ गया मैं ऐसे, तो z एक्सिस के पैरेलल में चलते 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 कहां पर आ गया, मैं z एक्सिस के पैरेलल चलते चलते यहां पर आ गया। कितने डिस्टेंस में z एक्सिस के पैरेलल चल रहा हूं, az डिस्टेंस में z एक्सिस के पैरेलल चल रहा हूं। और अब y एक्सिस के पैरेलल चलना है मुझे, तो मैं y एक्सिस के पैरेलल चलता हूं। चलना मैंने स्टार्ट किया y एक्सिस के पैरेलल, और चलते 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 मैं फाइनली कहां पर आ जाऊंगा, तो पहले मैं x एक्सिस के पैरेलल चला, फिर मैं z एक्सिस के पैरेलल चला, और फिर मैं y एक्सिस के पैरेलल चला। कितनी डिस्टेंस, ay डिस्टेंस, और अल्टीमेटली मैं किस पॉइंट पर पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया। किसी भी ऑर्डर में चल सकते हो, जरूरी नहीं है कि पहले x के अलोंग चलना है फिर y के फिर z के, किसी भी ऑर्डर में आप पहुंचोगे हमेशा उसी पॉइंट पर। तरीका समझ लो बस चलने का, कि हमें पहले नंबर की जितनी डिस्टेंस x एक्सिस के पैरेलल चलनी है, दूसरे नंबर के बराबर डिस्टेंस y एक्सिस के पैरेलल चलनी है, और तीसरे के बराबर डिस्टेंस z के पैरेलल चलनी है। ऑर्डर कुछ भी हो, पहुंचेंगे हम हमेशा सेम पॉइंट के हो। ये चीज हमें पता पड़ गई। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जो हमारा वेक्टर है जो कि यहां से इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाली डायरेक्शन को जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेक्टर को लिखने का एक तरीका आ गया आपके पास में। इस वेक्टर को लिखने का एक तरीका
आ गया आपके पास में। कैसे? देखो, आपने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि आपको इस पॉइंट से किस पॉइंट पर पहुंचा देता है? इस पॉइंट पर पहुंचा देता है। आप बोलोगे सर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचने का एक और तरीका आपने हमें बताया। क्या बताया है? हम पहले इतना मैग्नीट्यूड या इतनी डिस्टेंस किसके अलोंग चलेंगे? एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब आई कैप डायरेक्शन के अंदर चलेंगे। तो मैंने वेक्टर कैसे बनाना सिखाया था आपको? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। तो इतनी डिस्टेंस इस डायरेक्शन के अंदर चलेंगे। सिमिलरली ए वाई डिस्टेंस हम चलेंगे जे कैप डायरेक्शन के अंदर, और ए जेड डिस्टेंस हम चलेंगे के कैप डायरेक्शन के अंदर, और हम उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जो कि हमारा डायरेक्ट ये वाला वेक्टर पहुंचा रहा था। तो जो काम ये वेक्टर कर रहा है वही काम ये अजीब सी दिखने वाली चीज भी कर रही है। दोनों सिमिलर हैं और यही बन जाता है हमारा वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब आप 3 नंबर्स के द्वारा, 3 कंपोनेंट्स के द्वारा वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहां पर ये जो 3 नंबर आपने यूज किए हैं, कौन कौन से नंबर? ax, ay एंड az, ये कहलाते हैं x, y एंड z कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, ये इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और इन तीनों का यूज करके आप इस वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। फायदा क्या है कि इस तरीके में आप किसी भी वेक्टर को जो चाहे किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर फायदा तो है, तरीका तो अच्छा है, लेकिन हमारा ड्रॉ करने वाला मेथड थोड़ा अच्छा मेथड था। क्यों? क्योंकि जब हम वेक्टर को ड्रॉ करते थे तो हमें डायरेक्ट पता पड़ जाता था कि वेक्टर किस डायरेक्शन में, टिप से दिख जाता था, और उसकी लेंथ को देख के हमें पता पड़ जाता था कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। भाई तो दिखता था ना, वहां तो हमने वेक्टर को ड्रॉ कर दिया था। अब यहां तो पता नहीं क्या आपने अजीब सी मैथ्स लिखी हुई है, इसको देख के तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि इसकी डायरेक्शन क्या है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो अब मैं आपको, अगर वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा हो तो उससे कैसे मैग्नीट्यूड निकाला जाए और कैसे डायरेक्शन निकाली जाए, यह तरीका सिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए। ठीक है, मैग्नीट्यूड को अपन लिखते हैं या तो ए, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर, इसका मॉड्यूलस। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड क्या बताया था कि जो एरो की लेंथ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है किसकी टर्म्स में? इन तीनों नंबर्स की टर्म्स में। सर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये किसके इक्वल हो जाएगी? रूट ऑफ इसका स्क्वायर ax का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब az का स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगी। ये और ये डिस्टेंस 3 डायमेंशनली मेरे साथ में विजुअलाइज करो, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये हाइपोटेनस है। बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? रूट ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। और फिर ये देखो अगेन 3 डायमेंशनली मेरे साथ में इमेजिन करो कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये जो लाइन है ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये xz प्लेन में है। ठीक है, तो ये आपकी y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अब बेस बना ये, परपेंडिकुलर बना ये, तो ये जो डिस्टेंस है
ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो ये आ जाएगी आपकी रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। और यही तो हमें चाहिए थी, यही तो हमें चाहिए थी। तो हमारा काम हो गया। अगर हमें वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा हो तो हम बड़ी आसानी से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? हम सीधा सीधा क्या करेंगे, रूट के अंदर जो तीनों कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर कर देंगे। तो हम ax का स्क्वायर कर देंगे, हम ay का स्क्वायर कर देंगे और हम az का स्क्वायर कर देंगे। और इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सर डायरेक्शन, कि डायरेक्शन कैसे पता चले हमें। तो यहां पर आपको एक बहुत मस्त चीज जानने को मिलेगी। देखो वेक्टर मैंने बताया था मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। वेक्टर का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। तो सिर्फ डायरेक्शन किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। करेक्ट, आया समझ में? यानी कि वेक्टर का मतलब तो हो गया दिस पर्टिकुलर वेक्टर a, और हमें इसको किससे डिवाइड कर देना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो जैसे ही अपन ये काम करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। तो वेक्टर तो हमें पता ही है कितना है, ax i कैप, ay j कैप और az k कैप, ये हमारा वेक्टर है। और इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कितना हो गया हमारा, रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर एंड प्लस az स्क्वायर, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब आप नोटिस करोगे कि यार ये जो हमें नया वेक्टर मिला, अगर गलती से इसका मैग्नीट्यूड निकालें अपन, इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आएगा, वो आएगा 1। करके देखना आप। देखो इसका i कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ax डिवाइडेड बाय दिस रूट। इसका j कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ay डिवाइडेड बाय दिस रूट। इसका k कंपोनेंट कितना हो जाएगा, az डिवाइडेड बाय दिस रूट। तो ये जो कंपोनेंट्स है उनका जब आप स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा, 1। दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज, आपको करके देखना है। मतलब हमने देखा कि डायरेक्शन एक ऐसे वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करी जा रही है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, इसीलिए डायरेक्शन को ही क्या कहा जाता है, डायरेक्शन को ही यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यहां से हमने कनेक्ट किया। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो भी आपका वेक्टर था अब उसके ऊपर एरो ना लगा के आप क्या लगाओ, कैप लगाओ। जैसे हमने यहां पर आई के ऊपर कैप लगाया था, तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। जे के ऊपर मैंने कैप लगाया था, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ये एक बहुत फंडामेंटल चीज हमें यहां से समझ में आई। तो इस तरीके से हम इस वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और साथ ही साथ में यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सब चीजें बहुत अजीब से तरीके से, बहुत अजीब से ऑर्डर के अंदर पढ़ाई जाती है। मेरे लेक्चर्स को आप देखोगे तो आपको एक अलग फ्लो मिलेगा, और उसका चमत्कार ये होता है कि बच्चा खुद से प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के सक्षम बन जाता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, मेरे डीपीपीस वगैरह सॉल्व करोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा, या फिर आप किसी भी मॉड्यूल जो भी आप फॉलो करते हो अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको आप सॉल्व करो, आपको पता लग जाएगा, एक डिफरेंट फीलिंग आएगी आपको। ठीक है ना। चलो, दो चीजें तो हो गई हमारी, हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली और हमने यूनिट वेक्टर कह लो या फिर डायरेक्शन कह लो, ये निकाल लिया। एक और चीज हम निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, हम कॉस एल्फा निकाल सकते हैं, हम कॉस बीटा निकाल सकते हैं, और हम कॉस गामा निकाल सकते हैं। अब ये कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये
क्या है? ये है आपकी डायरेक्शन कोसाइंस, ये है आपकी डायरेक्शन कोसाइंस। ये फिजिक्स में तो इतनी ज्यादा यूज नहीं आती, बट फिर भी इनको थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। क्या है यहां पर अल्फा बीटा गामा? यहां पर अल्फा है कि आपका जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, कितना अल्फा एंगल बना रहा है। वो वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, कितना बीटा एंगल बना रहा है। और वो जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है। ये है आपके अल्फा बीटा गामा। यानी कि आपका वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल्स बनाता है उनके कोसाइंस, मतलब उनका कॉस क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। और ये हम बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? कॉस एल्फा जो होगा वो कैसे पता लगाओगे आप? सीधा सीधा आप क्या करो, आपका जो एक्स कंपोनेंट है उसको आप किससे डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यानी कि रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दो। इस तरीके से आप कॉस अल्फा निकाल सकते हो। जो आपका कॉस बीटा है इसको आप कैसे निकालोगे? ए वाई को आप किससे डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड कॉस गामा कैसे निकालोगे? आप ए जेड को किससे डिवाइड कर दो, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। आप देखोगे यार ये तो यहां पर भी दिख रहा था हमें, यानी कि आपको यूनिट वेक्टर को लिखने का एक और तरीका पता चल गया। आपको यूनिट वेक्टर को लिखने का एक और तरीका पता चल गया। कौन सा तरीका पता चला? कि यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज द डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब इसको लिखा जा सकता है कॉस एल्फा टाइम्स आई कैप, कॉस बीटा टाइम्स जे कैप एंड कॉस गामा टाइम्स के कैप। ऐसे भी लिखा जा सकता है। यह भी एक यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका हो गया। और क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब अगर आप कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। वो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इसी पे एक फॉलोअप क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो 1 आएगा, इसको और इसको ऐड कर दूं तो 1 आएगा, इसको और इसको ऐड कर दूं तो 1 आएगा। मतलब इस साइड का टोटल सम कितना होगा, 3। तो दूसरी वाली साइड का भी टोटल सम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 1 ये है तो पक्का ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों साइड्स का सम आप करके देखो आपको कितना नजर आएगा, 3 नजर आएगा। तो ये डायरेक्ट याद रखने लायक चीजें हैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये डायरेक्ट याद रखने लायक और डायरेक्ट पूछी जाने लायक चीजें हैं। इनका यूज मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल ये खुद अपने आप एक क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो अब आप देखो, अगर आपको कोई वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दे दिया जाता है तो आप उसका पूरा ऑपरेशन कर सकते हो। जो आपको चिंता हो रही थी ना कि सर हमें तो इसमें कुछ दिखा ही नहीं, ना डायरेक्शन दिखी ना मैग्नीट्यूड दिखा, सब कुछ निकालना सिखा दिया मैंने आपको। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग वेक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी हैंडफुल टू यूज। ठीक है, चलो मैं इसकी कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं आपको ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और आपको जो जो पूछा जाए वो पॉज करके निकालना है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, और ये है आई कैप -2 जे कैप एंड +2 के कैप। ये है आपका वेक्टर। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है।
ठीक है, आपको डायरेक्शन कह लो, ठीक है, या फिर यूनिट वेक्टर कह लो, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको डायरेक्शन कोसाइंस मतलब कॉस एल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये आपको फाइंड आउट करना है। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी और पांचवी चीज, ये पांचों चीजें हम यहां से डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आते हैं मैग्नीट्यूड पर। आई होप सबने फाइंड आउट कर ही लिएगा वीडियो को पॉज करके। बहुत आसान है सर, आपने बताया था रूट के अंदर क्या करना है, हमें जो तीनों कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करना है। तो आई कैप के साथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे आई कैप ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर यहां पर -2 है तो -2 का स्क्वायर कर दिया, और यहां पर 2 है तो मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। अल्टीमेटली आना पॉजिटिव ही है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 + 4 8 + 1 9, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 3 हो जाएगा। इतना हो गया आपका मैग्नीट्यूड। रही बात डायरेक्शन की, तो इसको तो अपन लिखते हैं सीधा सीधा a, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं वेक्टर a का मॉड्यूलस, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब अपन बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में या यूनिट वेक्टर के बारे में, यानी कि हमारे ए कैप के बारे में। तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया था, सीधा सीधा वेक्टर को किससे डिवाइड कर देना है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, और मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब तो हमारा आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा, आई कैप -2 j कैप एंड +2 k कैप। इसको हमने डिवाइड कर दिया कितने से, 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। कितना आसान हो गया। कोई पूछे कॉस एल्फा कितना होगा, तो सर ने बताया था कॉस एल्फा निकालने के लिए जो आपका एक्स कंपोनेंट है उसको किससे डिवाइड करना होता है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, √(ax² + ay² + az² कर दो। तो x कंपोनेंट कितना है 1, मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, तो 1/3 हो गया। कॉस बीटा निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो ay है उसको हमें a से डिवाइड करना होता है, तो ay कितना है आपका -2, और इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया। और कॉस गामा निकालने के लिए हमें az को मैग्नीट्यूड a से डिवाइड करना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। और आप वेरीफाई कर सकते हो कि वाकई cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी वेक्टर की पूरी चीर फाड़ कर सकते हो, पूरा ऑपरेशन उसका कर सकते हो। ये आपने इस एग्जाम्पल से सीख लिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स अपन ढेर सारे लेंगे ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से सीख सको, ठीक है। एक और अपन एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 14 and which is parallel, ठीक है, which is पैरेलल की स्पेलिंग शायद गलत हो गई, which is parallel to the vector 2i cap -6j cap एंड +3k कैप इस वेक्टर के पैरेलल है, जिसका मैग्नीट्यूड 14 न्यूटन है और जो इस वेक्टर के पैरेलल है। तो अब देखो, ऐसा सवाल जो है ना, उसमें हमें बेसिकली एक नया वेक्टर बनाना है, और आपको पता ही है कि वेक्टर नाम की सब्जी बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो वेक्टर बनाने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है चाहिए आपको मैग्नीट्यूड, तो फॉर्चुनेटली मैग्नीट्यूड तो हमें सवाल में डायरेक्ट दिया हुआ है, ये तो हमें डायरेक्ट मिला हुआ है। और एक हमें चाहिए होती है डायरेक्शन, एक हमें चाहिए होती है
डायरेक्शन। तो नोटिस करो यहां पर हमें दोनों चीजें दे रखी है भाई। मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमें डायरेक्ट दे रखा है कि मैग्नीट्यूड कितना है यहां पर, ये हमें डायरेक्ट बता दिया। मैग्नीट्यूड है आपका 14 न्यूटन, कोई दिक्कत ही नहीं है। 14 जो भी यूनिट है, ठीक है, 14 यूनिट्स, 14 यूनिट्स, ठीक है ना, जरूरी नहीं है न्यूटन हो। और रही बात डायरेक्शन, रही बात डायरेक्शन की, ठीक है, तो अगर आप जिस वेक्टर को बना रहे हो वो इस वाले वेक्टर के पैरेलल है तो क्या दोनों एक डायरेक्शन में होंगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो डायरेक्शन का मतलब है इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन। किस वाले वेक्टर की डायरेक्शन? 2i कैप माइनस 6j कैप एंड प्लस 3k कैप, इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन। और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अपन? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 6 का स्क्वायर कर दिया और 3 का स्क्वायर कर दिया। तो देखो आपका आंसर कितना आया? तो आपका आंसर आ गया 2i कैप माइनस 6j कैप एंड प्लस 3k कैप। और इसको आपने डिवाइड किया किससे? 2 का स्क्वायर 4, माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 4 हो जाएगा 40, और 3 का स्क्वायर 9, 49, 49 का रूट हो जाएगा आपका 7। तो ये आपकी हो जाएगी डायरेक्शन। दोनों चीजें आपके पास में आ गई, आपके पास में मैग्नीट्यूड भी आ गया, आपके पास में डायरेक्शन भी आ गई। तो अब आप आपका वेक्टर बना सकते हो। तो वेक्टर आप बनाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? मैग्नीट्यूड कितना है? 14, और डायरेक्शन कितनी है आपकी? 2i कैप माइनस 6j कैप एंड प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 7। 7 से 14 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 4i कैप माइनस 12j कैप एंड प्लस 6k कैप। ये हमारा आंसर होगा। तो जो नए वेक्टर बनाने वाले सवाल हैं वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये आपने इस एग्जाम्पल के अंदर सीख लिया, अच्छे से सीख लिया, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपसे बोला जाएगा कि बहुत कॉमन है और ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना, ठीक है, बहुत कॉमन है और बहुत काम आएगा। फाइंड अ वेक्टर which is in xy प्लेन। जो किस प्लेन के अंदर है? xy प्लेन के अंदर है, xy प्लेन के अंदर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, xy प्लेन के अंदर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है ये भी हमें दे दिया गया है कि भैया मैग्नीट्यूड जो है वो आपका मान लो 5 यूनिट्स है, ठीक है। एंड मेक्स एंगल 53 डिग्रीज विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाता है? 53 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है वेक्टर का। अब आपका काम है कि आप उसको कैसे लिखते हो मैथमेटिकली, ठीक है। देखो आ जाओ मेरे साथ साथ सीखो। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे ब्रेक नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते ऐसे क्वेश्चंस को। मैं आपको सिखाता हूं, बड़ा कंसेप्चुअली अपन आगे बढ़ेंगे, मस्त समझ में आ जाएगा आपको। भाई आपको एक वेक्टर जैसा जैसा कहा गया वो काम करो। तो वेक्टर आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर है। देखो ये जो बोर्ड है ना, ठीक है, इसका ये वाला जो कॉर्नर है ये वाई एक्सिस है और ये वाला कॉर्नर जो है वो एक्स एक्सिस है। तो जेड एक्सिस कौन सा हो गया? जो बोर्ड से बाहर आ रहा है आपकी तरफ। तो अगर कोई भी वेक्टर मैं यहां पर बनाऊंगा, इस प्लेन में बनाऊंगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो हमेशा जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये पहली बात यहां से निकल के आई। क्या बात निकल के आई यहां से? कि अगर कोई भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है
किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो इसका मतलब पक्का z के साथ एंगल कितना होगा? z के साथ जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली अगर आपका वेक्टर yz प्लेन में होता, yz प्लेन में होता तो फिर x के साथ एंगल कितना हो जाता? x के साथ एंगल हो जाता आपका 90 डिग्री। एंड सिमिलरली अगर मान लो xz प्लेन में होता तो इस कंडीशन में y एक्सिस के साथ एंगल जो होता वो कितना हो जाता? वो हो जाता आपका 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझना। तो देखो वापस से प्रॉब्लम पर चलते हैं कि अगर हमें कोई भी वेक्टर बनाना हो, ठीक है, तो वेक्टर बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। किस किस की आवश्यकता होती है? एक तो हमें आवश्यकता होती है मैग्नीट्यूड की, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड, और एक हमें आवश्यकता होती है डायरेक्शन की। तो इस सवाल में मैग्नीट्यूड तो हमें दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड तो हमें दिया हुआ है कितना? 5। और अब बारी आती है डायरेक्शन की। अच्छा, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए या तो आपको कोई और वेक्टर चाहिए होगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, जिसके पैरेलल है आपका बनाया जाने वाला वेक्टर, या फिर जो भी आपका वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस आपको चाहिए। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कॉस एल्फा कितना है, आपको चाहिए कॉस बीटा कितना है, और आपको चाहिए कॉस गामा कितना है। अब आया समझ में कि मैं z एक्सिस के साथ में एंगल क्यों ढूंढ रहा हूं। तो 3 मेरे मिसिंग पीसेस हैं पहेली के। इस पहेली में 3 चीजें अभी भी मिसिंग है। 3 में से एक तो मुझे मिल गई। मुझे पता पड़ गया कि जो गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें एक चीज मुझे पता पड़ गई कि गामा कितना है? गामा 90 डिग्री है। z एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल कितना है? 90। और मेक्स एंगल 53 डिग्री विथ x एक्सिस, मतलब मुझे अल्फा भी पता पड़ गया कितना? 53 डिग्री। अब अगर आपका कोई वेक्टर xy प्लेन में होगा, जैसे मान लो ये वाला वेक्टर जो है ये xy प्लेन में है, ठीक है, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, तो वो x एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाएगा y के साथ में जो एंगल होगा वो पक्का 90 माइनस होगा। यानी कि अगर आपका वेक्टर x एक्सिस के साथ में 53 डिग्री का एंगल बना रहा है तो पक्का y एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा? 37 डिग्री बनाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जो cos स्क्वायर एल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा का सम है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। उसके थ्रू भी आप गामा और एल्फा की वैल्यू रख के कॉस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों तरीके हैं भाई। डायरेक्ट आपका कॉमन सेंस वर्क करता है तो डायरेक्ट निकाल लोगे, अदरवाइज आपके पास में फॉर्मूला भी है। तो अब हमारे पास में तीनों चीजें आ चुकी है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉस एल्फा, एल्फा का मतलब हो गया 53 डिग्री टाइम्स आई कैप, कॉस बीटा मतलब कॉस 37 डिग्री टाइम्स जे कैप, और कॉस गामा का मतलब हो गया कॉस 90 डिग्री टाइम्स के कैप। कॉस 53 कितना होता है? कॉस 53 होता है आपका 3 डिवाइडेड बाय 5, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। कॉस 37 होता है 4 डिवाइडेड बाय 5, और कॉस 90 होता है 0, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि यार हमारा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, मतलब पक्का z कंपोनेंट कितना हो जाना चाहिए? उसका 0 हो जाना चाहिए। तो अब हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो कितना आ गया? 3/5 आई कैप, 4/5 जे कैप। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम हमारा वेक्टर बना सकते हैं। तो जो वेक्टर हमें बनाना था अब हमारे पास में पूरा सामान आ चुका है। मैग्नीट्यूड है उसका 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स आई कैप,
प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स जे कैप। 5 से 5 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स आई कैप प्लस 4 टाइम्स जे कैप। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे आप वेक्टर बनाने वाले जो क्वेश्चंस है वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि कुछ कुछ चीजें बैठ रही है या नहीं बैठ रही दिमाग के अंदर। ये जो फ्लो है ये आपको एक्चुअल में बेनिफिशियल लग रहा है या नहीं लग रहा। दिस इज अ वेरी यूनिक फ्लो। इसीलिए मतलब ऑल्दो हमारा चैनल छोटा है, चैनल को मत देखना, जिन भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने पढ़ाया है वहां पर काफी सारे बच्चों ने इस स्टाइल को बहुत पसंद किया है। उसका कारण शायद यही है कि जो बच्चा स्ट्रगल करता है, जो बच्चा बिलो एवरेज है, जिसको मतलब एक्चुअल में नहीं समझ में आता उसको कि यार मैं समझ तो रहा हूं बट मुझे करना क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो बच्चों की जो दिक्कत है वो मेरी क्लास में आके दूर हो जाती है। बच्चों को खुद को पता पड़ जाता है कि हाँ यार ऐसे सवाल में ऐसा कुछ करना है। ये जो हथियार हमने यहाँ पर सीखा है इसको ऐसे लगाना है, इसलिए मैं हथियारों वाली लैंग्वेज के अंदर बात करता हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया वेक्टर्स को बनाने के ऊपर। और भी एग्जाम्पल्स अपन करेंगे बट एक हथियार और इकट्ठा कर लेते हैं। पहले अपन एक हथियार और इकट्ठा कर लेते हैं, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, मान लो अब आपका जो वेक्टर है एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और z1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और एक पॉइंट यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेक्टर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत आसान तरीका है। अगर आप अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर लेके आ जाते हो तो आपने अपना y एक्सिस यहां पर बना दिया, तो ये आपका y एक्सिस हो गया। आपने x एक्सिस यहां पर बना दिया, ठीक है, तो ये आपका x एक्सिस हो गया। और आपने अपना z एक्सिस यहां पर बना दिया, तो ये आपका z एक्सिस हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कौन सा है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है ये वाला वेक्टर। तो इसका नाम आपने रख दिया R1 वेक्टर, ठीक है। अब इस पॉइंट को ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कौन सा है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है आपका R2 वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर ये है। तो ये जो वेक्टर है ये क्या कर रहा है, ये इस वेक्टर से इस वेक्टर को मिला रहा है, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको ये पूरा कर रहा है। जैसे मान लो मैं कहूं कि एक जगह पर 5 लिखा हुआ है और एक जगह पर 10 लिखा हुआ है, तो बीच का जो गैप है जो 5 को 10 से ज्वाइन कर रहा है वो कितना होगा, तो आप क्या करोगे 10 में से 5 को माइनस कर दोगे। सिमिलर लैंग्वेज आप वेक्टर्स की टर्म्स में भी यूज कर सकते हो कि जो वेक्टर इसको इस से मिला रहा है, मतलब इनके बीच का गैप पूरा कर रहा है, वो पक्का इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा ये पक्का किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, R2 माइनस R1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये R1 को फाइनली किससे ले जाके मिला रहा है, R2 से ले जाके मिला रहा है। तो इसमें ध्यान रखना जिसकी तरफ हेड है वो पहले लिखा जाएगा, जिसकी तरफ टेल है वो बाद में लिखा जाएगा। अब हमारे लिए काम आसान हो गया। हमें पता है कि R1 को कैसे लिखते हैं अपन, भाई R1 है ओरिजिन को इससे मिलाने वाला वेक्टर, तो ये हो जाएगा, ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हो जाएगा आपका R1। और R2 क्या हो जाएगा आपका, R2 हो जाएगा आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड प्लस z2 k कैप, ये हो जाएगा आपका R2। तो अब दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो हो जाएगा R2 माइनस R1, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है,
तो आई कैप का कॉफिशिएंट हो जाएगा x2 माइनस x1 टाइम्स आई कैप। जे कैप का कॉफिशिएंट हो जाएगा y2 माइनस y1 टाइम्स जे कैप। और इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा आपका z2 माइनस z1 टाइम्स के कैप। इतना आसान है, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडवांस बनाया जा सकता है। जो वेक्टर बनाने वाला क्वेश्चन था ना, उसको थोड़ा सा और एडवांस बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, अब नया हथियार आ गया ना आपके पास में, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो कि फाइंड या मेक अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, सॉरी 6 यूनिट्स ले लो, ठीक है ना, एंड पैरेलल टू another vector which joins point 2, 1, 4 टू पॉइंट, एक और पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है, पॉइंट आपको दे रखा है 3, 3, 2। इसको इससे ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है ना, उसके पैरेलल है। तो क्वेश्चन तो वही वेक्टर बनाने वाला है। तो शुरुआत तो हम सबको पता है कि भैया हमें एक नया वेक्टर बनाना है, और नया वेक्टर बनाना है तो हमें दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो है हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता, और एक है हमें डायरेक्शन की आवश्यकता। मैग्नीट्यूड जो है वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 यूनिट्स। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन जो है, ध्यान से सुनना बेटा, डायरेक्शन जो है ध्यान से सुनना, ये किसके पैरेलल बता रखी है? पैरेलल टू अनदर वेक्टर विच जॉइंस दीज 2 पॉइंट्स। तो डायरेक्शन किसके पैरेलल है? डायरेक्शन है 2, 1, 4 को 3, 3, 2 से ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ज्वाइन करने वाले वेक्टर के पैरेलल है हमारी डायरेक्शन। तो अब पहेली में नया मोड आ गया। पहले हमें ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है कि भैया इसको इससे ज्वाइन करने वाला वेक्टर कौन सा होगा। तो वो हमारे पास में है तरीका, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, ये ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है, ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? x2 माइनस x1, तो 3 में से 2 चला गया, कितना बचेगा? 1 आई कैप, यानी कि सिंपली मैं आई कैप लिख सकता हूं। y2 माइनस y1, 3 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा? 2 जे कैप बचेगा। और z2 माइनस z1, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 के कैप बचेगा। ये मेरा वेक्टर होगा, इसके पैरेलल है मेरी डायरेक्शन, इसके पैरेलल है मेरी डायरेक्शन। तो अब मेरा वेक्टर जो है वो मैं बड़ी आसानी से बना सकता हूं। कैसे? मुझे मैग्नीट्यूड मिल चुका है, कितना है? 6, और डायरेक्शन किसके पैरेलल है? इस वेक्टर के पैरेलल है। और इस वेक्टर की डायरेक्शन अपन कैसे लिखेंगे? वेक्टर मतलब आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, इसको डिवाइड कर देंगे इसके खुद के मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका? 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 9 बनेगा, रूट हो जाएगा तो कितना आएगा? 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस 4 टाइम्स जे कैप एंड प्लस 4 टाइम्स के कैप। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मैं देखो कितने अलग अलग तरीके से वेक्टर बनाना सिखा रहा हूं तुम्हें, नोटिस करो।
यानी कि कोई भी टाइप रह नहीं जाए अपना वेक्टर बनाने वाले क्वेश्चंस का, ये मैं यहां पर इंश्योर कर रहा हूं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे आज के हथियार। मैं टाइम अगर परमिट करता तो आपको एक चीज और बताता, ठीक है। इनफैक्ट मुझे बता देनी चाहिए, वेक्टर एडिशन हम लोग फ्रेश लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे। एक चीज मुझे आपको बता देनी चाहिए, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इक्वल वेक्टर का मतलब ये होता है कि जिनकी डायरेक्शन, ध्यान रखना बेटा, जिनकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, एंड आ रहा है यहां पर, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए। जिनके लिए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है भाई। जिनकी डायरेक्शन भी आपस में सेम हो जाए और जिनके मैग्नीट्यूड्स भी आपस में सेम हो जाए, वो क्या हो जाते हैं, आपके इक्वल वेक्टर हो जाते हैं। इसका मतलब ध्यान रखना, मैं ऐसे क्वेश्चंस बना के आपको दे सकता हूं, ठीक है, कि आपको एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है कि दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। ये आपका एक वेक्टर है, इसका नाम है वेक्टर ए, और ये आपका दूसरा वेक्टर है, इसका नाम है वेक्टर बी, ठीक है। आपसे पूछा गया है विच ऑप्शन इज करेक्ट, या सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस सिचुएशन के लिए करेक्ट है। मैंने दो वेक्टर्स आपको ड्रॉ करके दिए हुए। तो पहला ऑप्शन कह रखा है आपको कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है कि वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए, ऐसा आपको दे रखा है। ऐसे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आपने नोटिस किया कि यार ये दोनों वेक्टर जो है ना, ये पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में, दोनों की टिप एक ही डायरेक्शन में, बट दोनों की लेंथ अलग अलग है। मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया कि ये ए की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, दोनों सेम है, ठीक है। बट ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। और मैंने बताया था वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब दोनों चीजें सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। क्योंकि यहां पे डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसका मतलब आपके दोनों वेक्टर्स भी इक्वल नहीं होंगे। और ये तो वैसे ही इनवैलिड है, इसमें आप डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड से कंपेयर कर रहे हो, जो कि हो ही नहीं सकता। तो ये तो मैंने जस्ट केवल एक ऑप्शन बनाने के लिए यहां पर रखा है। कई बार ऐसा आ जाता है, एग्जाम्पल में आपको ऐसा पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये आपका पहला वेक्टर हो गया, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज योर सेकंड वेक्टर, दिस इज योर सेकंड वेक्टर। ऐसे आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं और आपको वही करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। यार लेक्चर लंबा ना हो जाए, बस मुझे इसी की चिंता हो रही है। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है वही कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ऑप्शन बी आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऑप्शन सी आपको दे रखा है ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। और ऑप्शन डी आपको दे रखा है फर्जी ऑप्शन, ए कैप इज इक्वल टू ए। तो इस कंडीशन में आपने देखा कि यार दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बट टिप देखो, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं है बल्कि एक दूसरे के अपोजिट है। और इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों कंडीशंस का होना जरूरी था, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है,
इसका मतलब दोनों वेक्टर्स भी इक्वल नहीं होंगे। और चौथा ऑप्शन तो वैसे भी मैंने फर्जी ऑप्शन बना रखा है। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है, मतलब आपका पहला वेक्टर जो है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर हो और दूसरा वेक्टर जो है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर हो, और एग्जैक्टली दोनों की लेंथ क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्वल हो जाए। मतलब आपकी दोनों की डायरेक्शंस भी सेम हो गई, ठीक है, साथ ही साथ में दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, तब जाके हम कहेंगे कि आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों आपस में इक्वल है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, है ना। तो ये था हमारा वेक्टर्स का फर्स्ट लेक्चर, एंड आई होप आज के लेक्चर में जितने भी हथियार आपको दिए गए हैं वो सारे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपने लेक्चर को पूरा देखा है तो प्लीज प्रेजेंट योर मार्क योर प्रेजेंट, मतलब आप कमेंट्स के अंदर जाओ, अपना नाम लिखो, बताओ आपने ये लेक्चर पूरा देखा और बताओ आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। इससे हमारे YouTube का जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा, एंड आई होपफुली हमारे YouTube चैनल को फायदा होगा। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।